हाय गाइस, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 125 से 128 मेंटेनेंस, जो हिंदी में कहते हैं भरण पोषण। यह जो चैप्टर है अध्याय 9, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एलएलबी के लिए खास है। एलएलबी में अक्सर वे पूछता है। तो हम लोग आज मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, भरण पोषण के बारे में पढ़ेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 में बताया गया है अध्याय 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। 125 जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस क्या होता है, तो जैसे मेंटेनेंस भरण पोषण क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो कमाई है, ठीक है, जो कमाई कर रहा है, तो उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कमाई कर रहा है तो उसके पास पर्याप्त साधन है अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन वही है कि अगर व्यक्ति की कमाई अच्छी है और वो लापरवाह कर रहा है, अपने परिवार को नहीं चला रहा है, कहीं और बेफिजूल खर्च कर रहा है, नहीं चला रहा है, नहीं चलाना चाहता है, तो परिवार के लोग न्यायालय में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। ऐसी सी बात है। तो यही बता रहा है कि मेंटेनेंस क्या होता है। सबसे पहले दर्जा किसको दिया गया या दूसरा किसको दिया गया है, यही बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस सेक्शन 125 में बताया गया कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। वही बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी कमाई अच्छी है, वो कमा रहा है, तो उसके पास पर्याप्त साधन है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने माता पिता, बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन वही बात है कि वो अच्छा कमाई है, अच्छा कमा तो रहा है, लेकिन क्या है कि लापरवाही कर रहा है, मेंटेनेंस अपने परिवार का नहीं कर रहा है, परिवार का अपना जो भी साधन है नहीं चला रहा है। ठीक है, तो इस बारे में ये बता रहा है कि सबसे पहले हक किसको दिया गया है, दूसरा किसको दिया गया है, तीसरा किसको दिया गया है, यही बात कर रहा है। तो सबसे पहला हक और सबसे पहला दर्जा पत्नी को दिया गया है। ठीक है, अगर जो पति है अपने पत्नी का मेंटेनेंस, भरण पोषण नहीं कर रहा है या करना नहीं चाहता है, तो सबसे पहला हक पत्नी को दिया गया है। ठीक है, पत्नी यह दावा कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पत्नी भी अगर नौकरी ना करती हो, व्यापार ना करती हो, कोई जॉब ना हो। ठीक है, दूसरा यह है कि दूसरा हक बच्चों को दिया गया है। बच्चों में दोनों प्रकार के बच्चों आएंगे, चाहे वो जायज हो, नाजायज हो, धर्मज हो, अधर्मज हो। और इसमें एक बात और भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति जो बच्चे हैं वो एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति या शारीरिक क्षति है, मानसिक क्षति है, और वो कमा नहीं सकते हैं, मेंटेनेंस में करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो दावा कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि माँ बाप, माता पिता अगर ऐसे स्थिति में है कि अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, करने में असमर्थ हैं, तो वो दावा अपने बच्चों से कर सकते हैं कि वो भरण पोषण करें। इन सारे चीज़ों की अगर ये बात कोर्ट में जाती है कि ये जो हमारे पति हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, तीनों श्रेणी के लोग अगर जाते हैं कोर्ट में, जाते हैं और कोर्ट में बताते हैं, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं वो JMFC होते हैं, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और सारे सबूत जो हैं, ये सारे गवाह जो हैं, अगर ये प्रूफ हो जाते हैं कि ये सचमुच में अपने परिवार का जो है मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, भरण पोषण नहीं दे रहा है, नहीं चला रहा है, अपने पारिवारिक जो है संचालन को नहीं चला रहा है,
तो वहाँ पे न्यायालय जो है अलाउंस लगा देंगे कि उस बीवी या बच्चे को, माँ बाप को जो पत्र लेकर आए थे, एप्लीकेशन दिए थे, उनको मंथली अलाउंस किया जाएगा। अब कितना किया जाएगा ये कोर्ट तय करती है, और उस बेस पे तो, करती है कि इनका महीने का इनकम कितना है। ठीक है। एक बात और है कि इसमें अवयस्क की आय कितनी है वो इसमें नहीं लिखा गया है। वह किसके तहत मालूम होता है, तो एक एक्ट है, द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो उसमें संशोधन करके माइनर की आयु नहीं लिखी गई है, लेकिन अवयस्क की आयु इस एक्ट के अनुसार मानी जाएगी, ये लिखा गया है। एक बात और कहा कि वाइफ बोर्ड जो तलाकशुदा पत्नी को पत्नी कैसे मानेंगे, तो इसमें ये बताया कि तलाकशुदा पत्नी को भी सीआरपीसी के तहत हम पत्नी मानेंगे जब तक दूसरी शादी ना हो जाए। ठीक है। जब तक दूसरी शादी नहीं हो जाती है तब तक हम उसे पत्नी ही मानेंगे। ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि सेक्शन 125 क्लास 2 ये कह रहा है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण कौन सी तारीख से दी जाएगी। तो यह तारीख जो है ये कोर्ट तय करती है, न्यायालय तय करती है, कि ये मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि कौन सी तारीख से इनको जो मेंटेनेंस है दिया जाएगा। या तो जो जिस डेट को एप्लीकेशन पड़ा था, जो लोग एप्लीकेशन जब फैसला हुआ था जो न्यायालय में, तो जब से वो एप्लीकेशन डाली गई है तब से माना जा सकता है। जो भी हो ये कोर्ट ही तय करती है। और सेक्शन 125 क्लास 3 ये बात करता है कि अगर सारे चीजें होने के बावजूद भी कोर्ट क्या है कि तय भी कर दिया कि इतना आपको हर महीने राशि देनी है, कोर्ट पूरा मेंटेनेंस तय कर दिया कि इतने राशि देनी है, इतने का महीना आपका खर्च अपने परिवार के ऊपर खर्च करना है, देना है, या अपने वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के। अगर उसके बाद भी नहीं देता है, उसके बाद भी अगर नहीं देता है और कोर्ट में आते हैं लोग और कहते हैं लोग कि हमको आपके कहने के बावजूद भी हमको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, हमारा जो पति हैं हमारे वो नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं नहीं दे रहे हैं, तो जिस महीने में मेंटेनेंस का खर्च नहीं मिला है, जिस महीने में मेंटेनेंस का भत्ता नहीं मिला है, उस महीने का जुर्माना, और हो सके तो न्यायालय उनको उस महीने जेल भी भेज सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब 1 साल के अंदर वह पत्र, 1 साल के अंदर या 1 साल के भीतर वह पत्र दी जाएगी वो भत्ता नहीं दे रहा है। इस बेस पे दी जाएगी कि वो भत्ता नहीं दे रहा है आपके कहने के बावजूद भी। पति यहाँ एक बात कह सकता है कि पत्नी हमारे साथ रहे, क्या दिक्कत है, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हमारे साथ वो रहे पत्नी। तो इस बेस पे नहीं दे सकता है, पति अपने पत्नी का मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी ये कहती है, अगर न्यायालय को प्रूफ बता देती है या कह देती है, प्रूफ कर देती है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ रहने में हमको दिक्कत है, खतरा है, तो इस बेस पे अलग वो रह सकती है, या अपने माता पिता के साथ रहे मायके में, या अपने अकेले एक घर मकान लेकर रह सकती है। मेंटेनेंस जो पति द्वारा दिया जाएगा। एक बात और है, इसमें आगे बताया कि क्या पति अगर कोई दूसरा धर्म या इस्लाम धर्म परिवर्तन कर लेता है, या इस्लाम धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो क्या वो मेंटेनेंस से बच सकता है। तो इसमें यह माना गया कि अगर एक हिंदू पति है, अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, तो सिर्फ धर्म परिवर्तन करने से मात्र विवाह का विघटन नहीं हो जाता है। ठीक है। और वह मेंटेनेंस देने के लिए दायी होगा। आगे ये बात है कि पत्नी कब अपने पति से मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है, अपना हकदार खो सकती है। तो 3 तरह की बातें हैं। पहली बात ये करता है कि जारता के संबंध में हो। दूसरा है कि बिना औचित्य के, बिना कारण के अपने पति से अलग रह रही हो। और तीसरा यह है कि यदि वह पारस्परिक संपत्ति से अलग रह रही हो।
जारता का मतलब यह है कि इसमें एक पॉइंट बताया गया कि एक बार जारता से, अगर एक बार जारता के संबंध में तो कृत नहीं है, एक बार से अधिक जारता के संबंध में रहना या अपने चरित्र का पतन करना ही जारता कहलाता है। जारता आईपीसी की धारा जब पढ़ेंगे 497 में बताया गया है एडल्ट्री जारता क्या होती है। अब तो उसमें संशोधन भी हो गया है कि दूसरे के साथ संबंध और रिलेशनशिप बना सकती है और उसका अधिकार है। और दूसरा है कि बिना किसी औचित्य के कारण पति से पत्नी अलग रह रही हो तो उस बेस पे भी पत्नी मेंटेनेंस खो देगी, मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर पाएगी। पहला जारता हो गया, जारता के संबंध में अगर रहती है तो वो मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर सकती है। दूसरा यह है कि अगर बिना उचित कारण, किसी भी कारण, कोई भी कारण नहीं है और बिना कारण के पति से अलग रह रही है तो वहां पे अपना मेंटेनेंस खो देगी। ठीक है। और एक बात और है इसमें कि अगर पति एक शादीशुदा है, एक पत्नी रखा हुआ है, एक पत्नी है और उस दोबारा वो दूसरी शादी करता है, एक पत्नी के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी करता है या दूसरा रखेल रखा है, इस तरह हम कह सकते हैं, तो उस बेस पे भी पत्नी अलग रह सकती है। यहाँ पे एक बात, एक पॉइंट है कि वहां पे वह पत्नी अलग रह सकती है। लेकिन यह है कि अगर दूसरी पत्नी या दूसरी रखेल जो है, अगर वह मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो पहली पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस हकदार खो देगी, वो प्राप्त नहीं कर सकती है। दूसरा इसमें यह है कि विवाह के प्रारंभिक वर्षों के प्रति विवाह के कुछ वर्षों बाद पति जो है अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, दहेज की मांग करता है, हमेशा दहेज के लिए उसे क्रुएल्टी करता है, क्रूरता करता है, उसके साथ शारीरिक कष्ट देता है, तो ये भी एक पर्याप्त कारण है कि वह अलग रह सकती है। दूसरा यह है कि यदि पति नपुंसक है, वो वैवाहिक बाध्यता को निभाने के लिए असमर्थ है, तो भी ये पर्याप्त साधन है कि वह पत्नी अलग रह सकती है और मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तीसरा यह कि तलाक की बार बार धमकी दे रहा है कि हम तलाक दे देंगे, तो पत्नी भी इसका पर्याप्त कारण से अलग रह सकती है और मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और पांचवा यह है कि अगर पति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इस बेस पे भी पत्नी अलग रह सकती है। छठा यह है कि अगर उसके सास द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और सातवां यह है कि अगर पति को रतिजन्य रोग है, इस कारण भी पत्नी अलग रह सकती है या इस बेस पे दूसरी शादी भी कर सकती है, लेकिन अलग रहती है तो मेंटेनेंस प्राप्त होगा, दूसरी शादी करेगी तो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। और आठवां यह है कि पत्नी के ऊपर जारता का आरोप लगाया जा रहा है तो उस बेस पे भी वो अलग रह सकती है। इसमें एक केस आया कि देवचंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसमें यह बताया गया कि पति अन्य स्त्री से विवाह करता है तो पत्नी पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है, ठीक है, और भरण पोषण की मांग कर सकती है, अधिकृत है। दूसरा एक केस आया कि अनिल वर्सेज मिसेस सुनीता, इसमें ये मध्य प्रदेश का केस है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसमें ये बताया कि बिना कारण पत्नी अपने पति से दूर रह रही थी और जब मेंटेनेंस की मांग की तो हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वो इस आवेदन को खारिज कर दिया। और तीसरा यह है कि उसमें पारस्परिक संपत्ति से अलग रहना, तो इसमें यह बताया कि अगर यदि पति पत्नी पारस्परिक संपत्ति से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, एक ही घर में हैं लेकिन अलग रह रहे हैं, तो वहाँ मेंटेनेंस के लिए मांग नहीं कर सकती है पत्नी, ठीक है। ये बात कर रहा है, ठीक है, कि पत्नी कब मेंटेनेंस खो देगी और पत्नी कब अलग रह सकती है, ठीक। पत्नी ने विवाह कर लिया हो तो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है।
पत्नी अगर तलाकशुदा जो पत्नी है अपने पति से वो मेंटेनेंस प्राप्त करती है और यही दूसरी शादी वो कर लेती है किसी दूसरे पुरुष के साथ, तो वहीं पहले पति से वो जो मेंटेनेंस प्राप्त करती थी खत्म हो जाएगा। जिस दिन वो दूसरा विवाह करती है उसी दिन वो मेंटेनेंस खत्म। इसमें एक केस आया, लीडिंग केस है, अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 125 की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है। इस मामले में भारतीय संसद मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पति का भरण पोषण का दायित्व तो इद्दत की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी। जब इद्दत हो जाएगी तो उसका मेंटेनेंस भी समाप्त हो जाएगा, इद्दत के बाद कह रहा है। ठीक है, एक बात और आती है आगे कि क्या पति पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो इसमें एक केस आया कि ललित मोहन बनाम राज्य। इसमें कहा गया कि हाँ, एक पत्नी अपने पति से मांग कर सकती है। इसमें एक नोट करने की बात यह भी है कि अगर पत्नी कोई जॉब कर रही है, कोई बिजनेस चला रही है, अगर उसकी आय 1 लाख रुपया इनकम है और पति का आय 50,000 रुपया है, तो वह मेंटेनेंस के लिए दावा नहीं कर सकती है। ठीक है, एक पॉइंट यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सेक्शन 126 क्या बताता है। सेक्शन 126 क्या कहता है। सेक्शन 126 प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि हम जो भरण पोषण का जो केस है हम कहाँ करेंगे, तो इसमें यही बात कर रहा है। तो इसमें ये बता रहा है कि जहाँ वह व्यक्ति रहता है, जहाँ पर दोनों पति पत्नी रहते थे, वह पत्नी जो नाजायज बच्चों की माँ हो, उस व्यक्ति के साथ आखिरी बार जहाँ पर उस पते पर रहती हो वहाँ पर केस किया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि गवाहों के बारे में का मतलब ये है कि गवाह जो है आमने सामने ही गवाही देंगे। अगर ऑप्शन दी गई है तो वकील के सामने वह गवाही देंगे, जैसे समन केस में होता है। ठीक है, एक नोटिस करने की बात ये भी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो शादीशुदा है, उसकी पत्नी गांव में रहती है, अगर वो कमाने बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद कहीं भी चला जाता है, ठीक है, और वहां पे उसका किसी के साथ अफेयर होता है या हो जाता है, या वहां पे क्या है कि कोई उसका चक्कर चलता है, और उस दौरान जो उसकी गर्लफ्रेंड है उससे अगर प्राप्त बच्चे होते हैं, तो बच्चे केवल मेंटेनेंस के अधिकारी हैं, बाकी गर्लफ्रेंड नहीं। ठीक है, बच्चे मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ये गर्लफ्रेंड नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें ये बताया गया है। और सेक्शन 126 क्लास 2 ये बता रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति भरण पोषण मांगा गया है वो आनाकानी कर रहा है या न्यायालय से आने से जूझ रहा है या उसको डर लग रहा है, जो भी हो, न्यायालय में आना नहीं चाहता है, तो एक्स पार्टी को निर्णय तो सीधे एक्स पार्टी निर्णय ले सकती है, उसको दे दिया जाएगा। और अगर इस केस में जो भी खर्चा होता है पड़ेगा भरण पोषण मांगने वाले का, तो उसको वह खर्चा भी दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो आने जाने में अगर कोर्ट की डेट तय है, अगर उस डेट को वह पति नहीं आ रहा है मेंटेनेंस देने, या मेंटेनेंस की जो भी रकम रास्ता होनी है नहीं आ रहा है, तो उस बेस पे क्या है कि एक्स पार्टी जो है इसकी पत्नी है, अगर वो आती है जाती है, उस दौरान जो खर्चा होता है वह भरण पोषण में इंक्लूड हो जाएगा। और 127 हमारे ये बताता कि भत्ते में परिवर्तन ये होता है। भत्ते का परिवर्तन ये होता है कि जैसे मान लीजिए पहले था कि अगर एक बार जो निर्धारित कोर्ट कर देती थी उसी पे चलता था, लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया है। इसमें संशोधन भत्ते में परिवर्तन हो गया। ये क्या है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का सालाना आय या मासिक आय समझिए, अगर महीने की इनकम 50,000 रुपया है, ठीक है, और पत्नी को मेंटेनेंस देना है 20,000 रुपया, ठीक, तो 20,000 रुपया वो देगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए आगे चलकर इसका 50 से 80,000 सैलरी हो जाती है,
तो यहाँ पे 20,000 नहीं कोर्ट चेंज कर देगी, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि अगर 80,000 से अगर यह कम हो जाता है, 40,000 होता है, तो भी यह कोर्ट में चेंज हो जाती है। भत्ते का परिवर्तन यही है, ठीक है। अगर ये भी बात है, अगर भत्ते जिस व्यक्ति ने अगर तलाक ले लिया है, ठीक है, जो महिला है तलाक ले चुकी है अपने पति से, अगर दोबारा वह शादी करती है तो यहाँ पे वह जिस दिन दोबारा शादी कर लेती है उस दिन भत्ता उसको जो भी मेंटेनेंस है, भरण पोषण, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है। इसमें एक केस आया था कि इस 128 में पढ़ लेते हैं। 128 क्या कह रहा है, उसके बाद हम केस बताएंगे। 128 से कह रहा है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो, आदेश का परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या है कि आदेश की जो कॉपी है जो कि भरण पोषण के लिए, भत्ते के लिए की गई हैं, जिसके लिए की गई हैं, उसको जो फ्री एंड कास्ट दी जाएगी। कोई भी आदेश भत्ते में, जैसे कहने का मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो एप्लीकेशन डाला गया था कि हमको ये मेंटेनेंस इतना प्राप्त करना है और तय कर दिया कोर्ट की हम ये इतना है, तो जो उसकी कॉपी है, ठीक है, जो उसकी कॉपी है वो फ्री एंड कॉस्ट उसको दी जाएगी, ठीक है, यही बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि खर्च के बारे में किया गया हो तो किसी व्यक्ति के स्थान के में परिवर्तन वह बदलेगा नहीं, उसको भरण पोषण देनी ही होगी जहां पर वो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर वह कोई पत्नी है, ठीक है, अगर वो मेंटेनेंस उसका 40,000 रुपया है, ठीक है, अगर वह पति मान लीजिए पति जो है गोरखपुर रहता है, ठीक है, और पत्नी मान लीजिए कि आपका शाहजहां रहती है, ठीक, दोनों अलग अलग रहते हैं। जो पति का इनकम है 40,000 50,000 जो भी है, अगर पत्नी को 20,000 रुपया देना है तो दे रहा है, लेकिन पति ये सोच रहा है कि क्यों ना हम यह डिस्ट्रिक्ट छोड़कर हम दूसरे जगह चले जाएं, हमको नहीं देना पड़ेगा। अगर ये सोच रहा है पति कि हम गोरखपुर हैं आज, कल को हम महाराजगंज चले जाएंगे तो हमको नहीं देना पड़ेगा जो मेंटेनेंस है, तो इस बेस पे ये बता रहा है कि इस बेस पे ऐसा नहीं है, ये बच नहीं सकते हैं कहीं भी जाएं। इस पर एक केस आया था किशोरी लाल वर्सेस शांति देवी का। इस मामले में व्यक्ति लाहौर से दिल्ली आ गए। इसमें ये कह रहा है कि इस मामले में एक व्यक्ति जो था वो लाहौर से दिल्ली आ गया, तो उन्होंने कहा कि यह लाहौर में लागू हुए थे, दिल्ली में नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली की मजिस्ट्रेट ने कहा कि हर जगह लागू होंगे, आप जहां पर भी जाओ भरण पोषण आपको देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम मेंटेनेंस अध्याय 9 जो 125 से 128 सीआरपीसी की धारा बताती है, आज हम लोग ये चैप्टर खत्म कर दिए, पढ़ लिए, मेंटेनेंस क्या होता है इसके बारे में हम जाने हैं। तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक और कमेंट शेयर कीजिए, और हम हमेशा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको समझाएं, और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।